हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर है जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट हम सॉल्व कर चुके हैं। ये सेकंड सेट है इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर फर्स्ट से। अंडरस्टैंड। कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं जो कंपटीशन में टर्म 1 सीबीएसई टर्म 1 और जेईई के अंदर भी इम्पोर्टेंट है। अच्छे से कॉन्सेप्चुअल से क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन वन है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस वाले पार्ट से। The leaves of an electroscope is diverged by a certain degree। क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं पूरा समझाऊंगा उसको, एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन क्या है ये मैं बोलूंगा। अंडरस्टैंड। ये बच्चों जो एक इलेक्ट्रोस्कोप दिया हुआ है, इट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसके अंदर ये लीव्स है, इसकी पत्तियां, और ये चार्ज्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज। ये गिवन है, ये मेटल की रॉड, ये जो गोल्ड लीव्स, और ये सर्टेन डिग्री से, लेट 60 डिग्री 70 डिग्री का ये डाइवर्जेंस है, विच शोज द चार्ज ऑफ दीज लीव्स, है ना। जिस बॉडी को टच किया उसके चार्ज को बताता है एक्चुअल में। अंडरस्टैंड। नाउ एक्सरे इज मेड टू फॉल। अब है जो देखना बच्चों, इसके ऊपर है जो एक्सरे डाली जा रही है, एक्सरेज। अंडरस्टैंड। तो क्या इफेक्ट आता है लीव्स के ऊपर या इस इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर जब एक्सरे डाली जाती है, सफिशिएंटली इंटेंस बीम है ना, तो एक्सरे इज मेड टू फॉल ऑन इट। तो इसके ऑप्शंस के अंदर क्या ऑप्शन रहेगा? तो बच्चों क्या है कि एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अंडरस्टैंड। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो उसका बीम है ना, ये बीम जब गिरता है तो वो एयर को आयोनाइज करता है, एयर आयोनाइजेशन होता है ना। बीम का जो फोटोन है, जैसे इसकी एक्सरे का फोटोन जो होता है उसकी एनर्जी h नहीं होती है, और जब वो फोटोन है जो एयर के मॉलिक्यूल से टकराता है तो आउटर मोस्ट शेल के एटम्स के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज आयन बनते हैं, ठीक है ना। ये फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन है बच्चों, h न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, इट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, ये फोटोन। अब बच्चों आपके पास एक तो मिलेगा पॉजिटिव आयन और एक मिलेगा इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंड। अब पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन के कारण, ये पॉजिटिव आयन है इलेक्ट्रॉन, अगर ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है लीव्स के ऊपर, लीव्स नेगेटिव चार्ज होने पर भी इनमें डाइवर्जेंस रहता है, तो अगर इन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव आयन जो है उन लीव्स पर आ जाएगा, और ये जो ये इनका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उसकी लीव्स जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। कोलैप्स मतलब 0 डिग्री का डाइवर्जेंस आ जाएगा। अंडरस्टैंड। 0 डिग्री का। तो जो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन है ना, न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑन लीव्स। अंडरस्टैंड। तो फिर है जो ध्यान रखना कि ये कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स का मतलब डाइवर्जेंस 0, डाइवर्जेंस इक्वल्स टू 0। इसके ऊपर 0 डिग्री का डाइवर्जेंस आ जाएगा, मतलब है जो इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। अब इसके अंदर है जो ऑप्शन के अंदर ये भी हो सकता है कि डाइवर्जेंस ऑफ द लीव इंक्रीजेस, फर्स्ट ऑप्शन। द डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स डिक्रीजेस, द डाइवर्जेंस बिकम्स 0 और कोलैप्स। अंडरस्टैंड। और इट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो आपको ये जो मार्क करना है कि the leaves collapse in that case when a beam of
एक्सरे इज मेड टू फॉलो ऑन इट। इसके ऊपर जब एक्सरे का बीम डाला जाता है तो उस कंडीशन के अंदर है जो ये जो लीव्स है जो कोलैप्स हो जाएगी। इट इज़ द क्वेश्चन 1, अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 देखो बच्चों, दो मेटल बॉल्स दी हुई है, गिवन है ना, मेटल बॉल्स, एक तो ए और एक दी हुई बच्चों बी, आइडेंटिकल है, मेटल बॉल्स और वो भी आइडेंटिकल है, और इसके ऊपर सेम चार्ज है, सेम चार्ज, अंडरस्टैंड। मतलब इसके ऊपर है जो पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज और इसके ऊपर भी है जो पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज, और इनका बीच का सेपरेशन स्मॉल आर है, अंडरस्टैंड। आइडेंटिकल बॉल्स, चार्ज सेम और आर डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। द फोर्स between A and B is F equals to 1/4 pi epsilon naught Q square by R square। ये गिवन है बच्चों, ये है जो ये फोर्स है जो गिवन है, अंडरस्टैंड, ये फोर्स गिवन है। अब बच्चों एक मैं सी बॉल ले रहा हूं, अनचार्ज बॉल सी है ना, गिवन मेटल बॉल्स कौन कौन सी, ए बी सी, ए बी और सी, ए और बी तो चार्ज और सी अनचार्ज है। अब है जो इस सी बॉल को इनमें से किसी एक बॉल के टच करना है, या तो आप इसके टच करेंगे या फिर है जो इसके टच करेंगे, है ना। आपको सी बॉल को ए या बी दोनों में से एक के टच करना है, टच टू वन ऑफ बॉल, और इसको इस बॉल या फिर इस बॉल किसी एक बॉल के टच करना है आपको, और उसके बाद मिड पॉइंट पर रखना है, इट इज द मिड पॉइंट, है ना, वो इज द मिड पॉइंट, यहां रखना है आपको इस बॉल को। तो बच्चों में टच करने के बाद ये सिचुएशन बन जाएगी, ये ए, ये बी और ये सी, ये सेपरेशन हो जाएगा r/2, ये सेपरेशन हो जाएगा r/2। अब बच्चों टच करने के बाद चूंकि ये दोनों बॉल आइडेंटिकल है तो इनकी कैपेसिटेंस सेम है, कैपेसिटेंस सेम है तो इसका मतलब चार्ज का जो डिवीजन होगा वो कैपेसिटेंस के रेशियो में होता है, और कैपेसिटेंस इज सेम तो डिवीजन विल बी इक्वल, अंडरस्टैंड। तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा बच्चों q/2 और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा q/2 और इसके ऊपर चार्ज है बच्चों q, स्टिल q, अंडरस्टैंड। अब आपको फाइंड करना है फोर्स ऑन सी, सी के ऊपर फाइंड फोर्स ऑन सी, सी के ऊपर आपको फोर्स फाइंड करना है बच्चों। देखो बच्चों, इस ए बॉल के कारण सी पे जो फोर्स है दैट इज लेट F1, वो है जो चूंकि इस पे q/2 चार्ज है, इस पे q/2 चार्ज है, तो ये फोर्स F1 इस डायरेक्शन में लगेगा, अंडरस्टैंड। F1 वो इस डायरेक्शन में लगेगा, F1 वो हो जाएगा K q/2, आप चाहे तो इसकी जगह 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट लिख लें क्योंकि एयर मीडियम है अभी भी, K q/2 एंड r/2 होल स्क्वायर। तो F1 रिमेन्स द सेम 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यानी F के बराबर उसका मैग्नीट्यूड रहता है, और वो लेफ्ट टू राइट वर्क करता है, इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है F1, इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट, है ना, L/R लेफ्ट टू राइट। अब बच्चों बी के कारण भी इस पर फोर्स लगेगा, तो फोर्स बी के कारण है जो फोर्स बच्चों इस डायरेक्शन में लगेगा F2, है ना। तो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग F2,
F2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4πε0 F1। इन दोनों के बीच में फोर्स, इन दोनों के कारण फोर्स, इन दोनों के कारण बी के कारण भी सी पे फोर्स लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज F2। तो ये हो जाएगा बच्चों Q इंटू क्यू बाई टू, दैट इज Q²/2 एंड डिस्टेंस R/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों F2 हो रहा है 1/4πε0 Q²/2 इंटू 4/R², इस 2 से ये 2। तो F2 हो रहा है बच्चों 1/4πε0 1/2 इंटू Q²/R²। ऑब्वियसली ये जो बच्चों F2 जो है, जो कि राइट टू लेफ्ट है इस बॉल के ऊपर, इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है F2, और F1 इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। F1 इक्वस टू F है, और बच्चों ये है F2 इक्वस टू 1/4πε0 इंटू Q²/R², और 1/4πε0 Q²/R² इक्वस टू F। तो इस डायरेक्शन में F2 इक्वस टू है जो 2F वर्क कर रहा है एक तरीके से। कितना? ये 2F, F2, अंडरस्टैंड। तो नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स ऑन C 2F राइट टू लेफ्ट और F लेफ्ट टू राइट। तो नेट फोर्स ऑन C इक्वस टू रहेगा आपके पास F, अंडरस्टैंड। अब इसके अंदर ऑप्शन हो सकते हैं बच्चों, वो अगर ऑप्शन देना चाहे तो लेट फोर्स बिकम्स F/2 2F F फोर्थ F/4, अंडरस्टैंड। तो आपको F के ऊपर मार्क करना है। F इनिशियल फोर्स है किनके बीच में? A और B बॉल के बीच में। A और B बॉल के बीच में फोर्स 1/4πε0 Q²/R², अंडरस्टैंड। एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। दो एक्चुअल में 3 बॉल्स दी गई थी, A, B एंड C मेटल बॉल्स, और वो आइडेंटिकल थी। इनमें से A और B है जो उनके ऊपर इक्वल अमाउंट का चार्ज था, C न्यूट्रल थी, अंडरस्टैंड। A और B को R डिस्टेंस पे रखने पर, जिनके ऊपर Q चार्ज है, Q अमाउंट का चार्ज है, इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज, उनको R डिस्टेंस पे रखने पर उनके ऊपर फोर्स था F, जो कि गिवन दे रखा था, दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर इक्वल्स टू F गिवन बाय दिस फॉर्मूला, अंडरस्टैंड। नाउ एक अनचार्ज बॉल C के लेके आए, और C को इनमें से किसी एक बॉल का टच करना है आपको, और टच करने के बाद उसको मिड पॉइंट पे रखना है, अंडरस्टैंड। तो हमने टच किया, A और C को टच कर दिया हमने, A और C को टच कर दिया तो दोनों पे Q/2 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो आइडेंटिकल है, अंडरस्टैंड। तो टच करने पर वो आइडेंटिकल थे, तो Q/2 चार्ज आ गया। Q/2 चार्ज आने के बाद जो मैंने इसको मिड पॉइंट पर रख दिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R/2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R/2। अब आपको फोर्स फाइंड करना है C के ऊपर F की टर्म में, वेयर F इज द फोर्स बिटवीन A एंड B व्हेन दे आर प्लेस्ड स्मॉल r सेपरेशन, है ना, फ्रॉम ईच अदर, एंड द एयर इज द मीडियम बिटवीन देम, अंडरस्टैंड। तो बच्चों हमने ये फोर्स को कैलकुलेट करके बताया कि A और C के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो है जो लेफ्ट टू राइट वर्क करेगा, उसका मैग्नीट्यूड है जो 1/4πε0 Q²/R², दैट्स इक्वल्स टू F के बराबर आया। इसी टाइप से B के कारण C पे जो फोर्स वर्क करेगा F2, वो राइट टू लेफ्ट वर्क करेगा, और वो 2F के बराबर आया। ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ कर रखी। तो नेट फोर्स ऑन C इक्वल्स टू F। आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, ऐसे इस टाइप से ऑप्शन दिए जा सकते हैं, F/2 2F F F/4। तो यू शुड मार्क द करेक्ट आंसर एज F। आपको F को मार्क करना है, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 डायरेक्ट फिगर बना रहा हूं बच्चों। इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस। यहां बच्चों दो चार्ज, एक चार्ज -Q है जो फिक्स किया गया है, -Q, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 A, अंडरस्टैंड। और यहां भी है जो एक
माइनस क्यू चार्ज फिक्स किया गया है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया ऑब्वियसली 0 माइनस ए। और यहाँ एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड 2q है, 2q, उसको फिक्स किया गया है, इसका कोऑर्डिनेट है 2a0, अंडरस्टैंड, और ये ओरिजिन O है, ठीक है ना। ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, तो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये वाला चार्ज भी है जो बच्चों फिक्स्ड है। ये चार्ज है जो एट रेस्ट है, एट रेस्ट। अब इस चार्ज को है जो रिलीज करेंगे, इस चार्ज को है जो नाउ 2q इज रिलीज्ड, इसको फ्री कर देंगे। अब 2q को फ्री करने के बाद ये चार्ज, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ये चार्ज O की तरफ मूव करेगा और O पे जाकर रुक जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड ऑप्शन, ये चार्ज है जो इस लाइन के अलोंग मूव करेगा, ओरिजिन O को क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस करने के बाद इन्फिनिटी पे चला जाएगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब लार्ज डिस्टेंस के ऊपर चला जाएगा, अंडरस्टैंड। ऑप्शन नंबर 3, ये चार्ज O की तरफ मूव करेगा, O को क्रॉस कर जाएगा और है जो 2a सेपरेशन तक लेफ्ट साइड में भी जाएगा, इसके बाद ऑस्सिलेटरी मोशन करेगा। इट इज़ द ऑप्शन 3। फोर्थ ऑप्शन में ये कह रहा है कि इट एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट O, वो O के आसपास सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट, अंडरस्टैंड। ये IIT का है जो क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों हम देखते हैं कि जो माइनस क्यू चार्ज इसको अट्रैक्ट करता है, अंडरस्टैंड, और वो फोर्स है F1, अंडरस्टैंड, और F1 इक्वल्स टू है ट्वाइस KQ² अपॉन ये सेपरेशन बच्चों A² प्लस 2a का होल स्क्वायर। ये फोर्स लगता है बच्चों इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ट्वाइस KQ², क्योंकि अच्छा फिर डायरेक्शन है जो इसकी इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन मैंने बताती इट इज़ द मैग्नीट्यूड ओनली, अंडरस्टैंड। इसी टाइप से है जो इस डायरेक्शन में फोर्स F2 वर्क करेगा और उसका मैग्नीट्यूड यही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है और इट इज़ 2a, अंडरस्टैंड। तो F1 फोर्स और इस पे F2 फोर्स, अंडरस्टैंड। अब F1 और F2 के 2 कंपोनेंट है जो वर्क करेंगे बच्चों, है ना, इस डायरेक्शन में। ये हो जाएगा बच्चों F cos थीटा और ये हो जाएगा F cos थीटा, ये कंपोनेंट इट इज F1 को मैंने F मान लिया बच्चों और F2 को भी मैंने F मान लिया, क्योंकि F1 और F2 के मैग्नीट्यूड सेम है, तो F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F मान लिया मैंने, अंडरस्टैंड। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों F cos थीटा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट F sin थीटा, इसका इस फोर्स का भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा F sin थीटा। अब बच्चों नेट फोर्स हो जाएगा 2F cos थीटा और F sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 2 cos थीटा के कारण है जो बच्चों ऑब्वियसली ये वाला चार्ज है जो इस डायरेक्शन में जो मूव करना स्टार्ट करेगा। अब मूव करना स्टार्ट करेगा, इसके बाद है जो बच्चों वो यहाँ जाएगा। अब इसकी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, इस चार्ज और इस चार्ज के कारण, इस चार्ज और इस चार्ज के कारण है जो पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी के पेयर बनते हैं वो टोटल एनर्जी पोटेंशियल है बच्चों। इसके बाद ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा 2F cos थीटा के कारण और यहाँ आएगा तो उसकी टोटल है जो पोटेंशियल एनर्जी का एक पार्ट काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडरस्टैंड। और काइनेटिक में कन्वर्ट होने के बाद वो है जो यहाँ रुकेगा नहीं, इनर्शिया के कारण वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा और अगेन 2a डिस्टेंस के ऊपर जाके वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, अंडरस्टैंड। तो उसकी एनर्जी है जो काइनेटिक, यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ था यहाँ से यहाँ तक, अंडरस्टैंड, वो काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ। काइनेटिक में कन्वर्ट होने के बाद वो वापस है जो काइनेटिक एनर्जी वापस पोटेंशियल में कन्वर्ट होने लग जाती है और 2a डिस्टेंस, ये -2a डिस्टेंस है जो है वो जब चार्ज यहाँ पहुँचता है तो उसकी टोटल एनर्जी वापस है जो बन जाती है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी हो जाती है वापस 0। तो इस टाइप से ये क्या करेगा, ऑस्सिलेटरी मोशन करेगा। अब आपको चेक करना है कि इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और बता दूं मैं कि इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन।
तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं, इसको कैसे चेक करते हैं मैं बता देता हूँ। लेट है जो एक चार्ज है जो बहुत स्मॉल सेपरेशन x के ऊपर है, मतलब ये 2q चार्ज है जो मोशन करता हुआ स्मॉल सेपरेशन x के ऊपर आ जाता है। जैसे मैं यहां बना देता हूं आपको, जैसे ये x, अंडरस्टैंड, ये -q, ये -q, और आपका चार्ज है जो +2q मोशन करता हुआ o से जो स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर है, अंडरस्टैंड। तो इसके ऊपर नेट फोर्स हो जाएगा बच्चों Fr, दैट इज 2F cos थीटा, या थीटा ये एंगल माना जाएगा, थीटा ये एंगल और ये एंगल, अंडरस्टैंड। तो नेट फोर्स हो जाएगा 2F cos थीटा और इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। अब बच्चों मैं F की वैल्यू पुट कर देता हूं, 2F इक्वल्स टू K Q स्क्वायर, तो ट्वाइस Q स्क्वायर, अंडरस्टैंड। और R स्क्वायर, R है जो R की जगह मैं X लिखूंगा बच्चों, है ना, सॉरी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, क्योंकि F किसी एक के कारण फोर्स है बच्चों। इट इज F1 इक्वल्स टू F, इट इज F2 इक्वल्स टू F। तो R के अंदर तो बच्चों आ जाएगा यहां से यहां तक A और यहां से यहां तक X होने के कारण A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का रूट और रूट का स्क्वायर, और cos थीटा इस ट्राइंगल में cos थीटा x अपॉन हाइपोटेनियस अगेन रूट A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, अंडरस्टैंड। अब बच्चों इफ x इज वेरी वेरी लेस देन A, अगर x है जो A से बहुत स्मॉल है तो उस कंडीशन में x स्क्वायर का कंट्रीब्यूशन इस टर्म के अंदर नेग्लिजिबल होगा, अंडरस्टैंड। तो फिर बच्चों है जो यहाँ पे भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हो इसको, ठीक है ना। तो फिर है जो Fr इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 4KQ स्क्वायर, यहाँ से आपने x को नेग्लेक्ट कर दिया, यहाँ से आपने x को नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये A स्क्वायर A, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया बच्चों x स्क्वायर A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, पहले तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2, अंडरस्टैंड। और x को नेग्लेक्ट करने पर, और एक x और है यहाँ, x को नेग्लेक्ट करने पर x स्क्वायर का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है, तो ये हो जाएगा बच्चों 4KQ स्क्वायर, है ना, AQ, अंडरस्टैंड, और ये आपका x। अब बच्चों Fr, इसके ऊपर रिजल्टिंग फोर्स बच्चों इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, राइट टू लेफ्ट, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में x ये पॉजिटिव है और Fr है जो नेगेटिव, यानी डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में उसका, क्योंकि पार्टिकल उस मोमेंट के ऊपर यहाँ है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से प्लस x माना जाएगा, और Fr ड्यू लेफ्ट, तो लेफ्ट डायरेक्शन में Fr है और उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव राइट साइड में, तो इसका मतलब दोनों इक्वल, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, इसलिए एक माइनस का साइन अपीयर हो जाएगा। तो हम यह नोट कर रहे हैं कि Fr जो है उसके ऊपर नेट फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू -x है, तो बच्चों वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, इट विल एग्जीक्यूट एज सच। तो बच्चों इस केस में वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो तभी कर सकता है तब उसका x बहुत स्मॉल हो, लेकिन यहाँ इस केस के अंदर x स्मॉल नहीं है, उसका सेपरेशन इनिशियल सेपरेशन 2a, तो 2a बच्चों है जो a के रेस्पेक्ट में तो बहुत लार्ज है, तो ये ओनली ऑस्सिलेटरी मोशन करेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी ऑस्सिलेटरी मोशन तो होती है, इट इज़ टू एंड फ्रो मोशन, है ना, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन में 3 क्वालिटी होती है बच्चों को, मोशन स्ट्रेट लाइन में होती है, अंडरस्टैंड, और उसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, यानी डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन की तरफ वर्क करता है, अंडरस्टैंड। और सिंपल हार्मोनिक मोशन वर्ड लग रहा है तो फिर बच्चों जो मोशन स्ट्रेट लाइन में भी है। इसके बाद एक कंडीशन और है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट बना रहता है, तो ये सब हमने क्लास 11th में डिस्कस किया है। तो बच्चों ये इसका फाइनल आंसर आप बोलेंगे तो यही बोलेंगे कि सिंस इसका सेपरेशन जो ओरिजिन से है वो 2a है, इट इज़ नॉट स्मॉल सेपरेशन, ये स्मॉल सेपरेशन नहीं है, तो बच्चों उस केस में वो ऑस्सिलेटरी मोशन तो करेगा बट मोशन विल नॉट बी सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकॉज इट डजंट सेटिस्फाई दिस कंडीशन Fr इज प्रोपोर्शनल टू -x। ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होती है जब ये 2a सेपरेशन पर ना होकर स्मॉल सेपरेशन से अगर रिलीज किया जाता है,
तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट ओ है जो एग्जीक्यूट करता है। अंडरस्टैंड? तो इट इज़ द क्वेश्चन 3। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 4 के अंदर बच्चों है जो एक हेमिस्फेरिकल गॉसियन सरफेस दे रखी है। गिवन है हेमिस्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस है बच्चों, हेमिस्फेरिकल गॉसियन सरफेस। इसकी रेडियस है बच्चों r। ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस, और इसको इस टाइप से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। आप इसको एक्स एक्सिस मान लें, इट इज लेट एक्स एक्सिस, इट इज लेट वाई एक्सिस, और बच्चों वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है। इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन। ये गॉसियन सरफेस है, हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस r है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वर्क कर रहा है बच्चों E, वेक्टर E, वो है यूनिफॉर्म। अंडरस्टैंड? अब बच्चों इसमें क्वेश्चन है फ्लक्स, है ना, लिंक्ड विद कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस is given by, फ्लक्स लिंक्ड विद कर्व्ड सरफेस इज गिवन बाय। तो बच्चों अपन को कर्व्ड सरफेस, मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो कर्व्ड सरफेस से लिंक्ड है जो फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद कर्व्ड सरफेस आपको फाइंड करना है। अंडरस्टैंड? तो बच्चों फ्लक्स को मैं लिख सकता हूं, ये चूंकि ये गॉसियन सरफेस है तो मैं फ्लक्स को लिख सकता हूं बच्चों, टोटल फ्लक्स फाई इज फ्लक्स लिंक्ड विद कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लक्स लिंक्ड विद फ्लैट सरफेस। इट इज अ फ्लैट सरफेस। एफ टी रिप्रेजेंट द फ्लक्स लिंक्ड विद फ्लैट सरफेस, और सी एस रिप्रेजेंट्स द फ्लक्स लिंक्ड विद कर्व्ड सरफेस। और बच्चों हमको पता है कि ये फॉर्मूला जो चूंकि क्यू इन इसके अंदर है जो जीरो है, तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो बच्चों क्यू इन तो जीरो है, इसके अंदर है जो आपको कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब फाई जो है, सी एस जो है, फाई फ्लैट सरफेस, सॉरी फाई कर्व्ड सरफेस जो है वो हो जाएगा बच्चों माइनस ऑफ फाई फ्लैट सरफेस। अंडरस्टैंड? कर्व्ड सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स आपको फाइंड करना है, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद फ्लैट सरफेस। अब फ्लैट सरफेस के ऊपर बच्चों हम छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे ये एरिया एलिमेंट लिया मैंने। अंडरस्टैंड? तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपवर्ड्स, और चूंकि ये क्लोज्ड सरफेस है तो उसका एरिया एलिमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, वेक्टर डी एस, और फील्ड इंटेंसिटी बच्चों इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस केस में थीटा 180 होगा। कितना होगा बच्चों? ई और डी एस में। आप एरिया एलिमेंट इस कर्व्ड इस फ्लैट सरफेस के ऊपर कहीं भी लें, द सेम केस होल्ड्स। ये छोटे छोटे एरिया एलिमेंट वेक्टर ऑलवेज ई और डी एस के अंदर है जो 180 डिग्री का एंगल होगा बच्चों। इट इज़ द 180 डिग्री एंगल, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल। अंडरस्टैंड? तो बच्चों 180 डिग्री होने से आप है जो फाई फ्लैट सरफेस के लिए कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि ये फ्रेम टाइप का मैटर है, तो ई डॉट डी एस मैं ये जो फ्लैट सरफेस के ऊपर कैलकुलेशन कर रहा हूँ बच्चों, ये वाली जो सर्कुलर सरफेस है उसका, सर्कुलर इसी के ऊपर जितना एरिया एलिमेंट लिया है मैंने, तो उसके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो थीटा इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो इस केस में हो जाएगा बच्चों ई डी एस कॉस 180, कॉस 180 -1 होता है, और ई यूनिफॉर्म है तो बाहर भी आ जाएगा ये इंटीग्रल डी एस। और बच्चों इंटीग्रल डी एस आपने जितने भी छोटे छोटे एरिया एलिमेंट लिए वो इस सर्कुलर सेक्शन पे लिए, तो सर्कुलर सेक्शन का एरिया हो गया, चूंकि आर दी हुई है तो इट इज पाई आर स्क्वायर, तो माइनस ई इंटू पाई आर
स्क्वायर। तो बच्चों ये वैल्यू मैं इसमें पुट करने जा रहा हूँ, तो इसलिए ये हो जाएगा फाई कर्व्ड सरफेस इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, तो दैट इज प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स लिंक्ड विद कर्व सरफेस विल बी ई इंटू पाई आर स्क्वायर। अंडरस्टैंड। अब इसके ऑप्शन हो सकते थे बच्चों जिन्होंने, अगर उन्होंने ऑप्शन दिए हैं तो ई इंटू 2πr स्क्वायर, ई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4, ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट फोर्थ, हाँ जी, ई पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो इस टाइप से ऑप्शन दिए हो सकते थे। सॉरी, एक करेक्ट ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपको इसके ऊपर मार्क करना है, हमने जो इसको सॉल्व करके बताया। अब बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बच्चों, एक चार्ज बॉडी दी हुई है, इसके ऊपर चार्ज है जो, जैसे मेटल बॉडी रख लो आप, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और इससे जो फ्लक्स इमर्ज हो रहा है बच्चों, सर्टेनली है जो पॉजिटिव चार्ज, इससे फ्लक्स इमर्ज होगा, इससे फ्लक्स इमर्ज हो रहा है। और ये जो एसोसिएटेड फ्लक्स है, एसोसिएटेड फ्लक्स है, वो है जो फाई है, फाई फ्लक्स इस बॉडी के कारण। मेटल बॉडी है, मेटल बॉडी मान लो, क्योंकि मैंने सरफेस पे चार्ज बताया है इसका। मेटल बॉडी नहीं होगी तो भी है जो इससे फ्लक्स तो है जो इससे लिंक्ड होगा, दैट इज़ द फाई लेट, वो फ्लक्स फाई है। अब बच्चों इसको आप है जो रखने जा रहे हो, एक है जो इस वाली सरफेस को आप एक मेटालिक कंटेनर में रखने जा रहे हो, होलो कंटेनर में, इट इज़ अ मेटालिक कंटेनर। इट इज अ मेटल कंटेनर विदाउट टचिंग इट। आपने उसको मेटल कंटेनर में रख दिया और ये चार्ज लेट क्यू था, इट इज क्यू अंडर, और ये है आपका मेटल कंटेनर। एक अनचार्ज मेटल कंटेनर के अंदर आपने इस बॉडी को रख दिया। अब बच्चों क्या होगा कि इस मेटल कंटेनर से लिंक्ड फ्लक्स जो इमर्ज हो रहा है, वो कैसे इमर्ज होगा बच्चों, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। वो लेट फाई 1 है, लेट फाई 1 फ्लक्स ऑफ मेटल कंटेनर, मेटल कंटेनर। इस बॉडी का जो चार्ज बॉडी का फ्लक्स था वो तो फाई था बच्चों, और मेटल कंटेनर का फ्लक्स जो लिंक है, जो फ्लक्स बनेगा, जो बन रहा है, अब अभी बन रहा है बच्चों, कैसे बनेगा, वो है जो फाई 1 है। तो फिर है जो 4 ऑप्शन दे रहा है ये कि फाई 1 इज लेस देन फाई, फाई 1 इक्वस टू फाई, 0 इज लेस देन इक्वस टू फाई 1, और फाई 1 इज लेस देन फाई, और लास्ट ऑप्शन है फाई 1 इक्वस टू फाई, यानी फ्लक्स जो लिंक्ड विद दिस कंटेनर आपको फाइंड करना है। तो इसका ऑप्शन कैसे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ। इस बॉडी के प्रेजेंस के कारण बच्चों इसके ऊपर है जो माइनस क्यू चार्ज होगा, यह इंड्यूस हो जाएगा, यह है माइनस क्यू, और इस अपर सरफेस के ऊपर इंड्यूस चार्ज जो होगा वो होगा प्लस क्यू, क्योंकि ये मेटल कंटेनर है। और बच्चों इससे वापस फर्दर है जो फील्ड लाइंस निकलेगी, वापस फ्लक्स इमर्ज होगा। तो बच्चों इस फ्लक्स की बात कर रहा है ये फ्लक्स जो है ना, इट इज फाई 1, इससे इस है जो फ्लक्स ऑफ मेटल कंटेनर, इस मेटल कंटेनर से लिंक्ड फ्लक्स जो ये डेवलप हुआ है, ये फाई 1 है बेटा,
ठीक है बच्चों, क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। एक मेटल बॉडी थी, उस पर स्मॉल क्यू चार्ज था। अब इसको एक अनचार्ज मेटल कंडक्टर के अंदर आपने जो इंट्रोड्यूस किया मतलब इसके अंदर आपने रख दिया है विदाउट टचिंग इट, इसको आपने टच नहीं किया, ये अनचार्ज था। तो बच्चों इसके प्रेजेंस के कारण मैंने बताया कि इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज, इनर सरफेस के ऊपर वो जो मेटल कंटेनर उसकी इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा और बाहर वाली पे प्लस क्यू इंड्यूस होगा, और फिर फर्दर है जो फील्ड लाइन्स है जो इमर्ज होगी। अब क्वेश्चन ये है कि मेटल कंटेनर से लिंक्ड फ्लक्स को φ1 बता रहा है, जबकि इससे लिंक्ड फ्लक्स को है जो φ बताया है इसने। तो फिर φ1 और φ में रिलेशनशिप चाहिए, यानी φ1 बड़ा होगा φ से, या φ1 इक्वस टू φ होगा, या φ1 लेस देन φ होगा, या φ1 की कोई अदर वैल्यू, जैसे इट लाइज बिटवीन 0 टू φ। अंडरस्टैंड? तो आपको जो ये फाइंड करना है। तो देखो बच्चों मैं क्या करता हूँ इसको सॉल्व करने का तरीका, हाँ मैं क्या कर लेता हूँ, एक गॉसियन सरफेस बना लेता हूँ बच्चों, लेट इट बी द गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस से बच्चों फ्लक्स इमर्ज हो रहा है, ये सब फील्ड लाइन्स है जो गॉसियन सरफेस से पास हो रही है। ये गॉसियन सरफेस अज्यूम कर ली मैंने, गॉसियन सरफेस। अब बच्चों गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स वही φ1 होगा, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ जो फील्ड लाइन है वो इस वाले कंटेनर के कारण है। अंडरस्टैंड? इसका फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, इसका फील्ड है जो यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट करेगा। इस रीजन में भी फील्ड, इस रीजन में भी फील्ड, इसमें कोई डाउट नहीं। फील्ड केवल इसमें यहाँ जीरो होगा, इन इक्वस टू जीरो। जहाँ जहाँ मेटल का वॉल्यूम है उसके अंदर फील्ड इंटेंसिटी जरूर जीरो होगी। अंडरस्टैंड? अब ये वाला फ्लक्स है जो φ1 है, और ये वाला फ्लक्स है बच्चों φ। अंडरस्टैंड? ये वाला फ्लक्स कौन सा है? φ। कौन सा? ये वाला फ्लक्स। और ये वाला फ्लक्स है φ1। अब बच्चों मैं यहाँ गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ इस वाली गॉसियन सरफेस के लिए, तो φ1 इक्वस टू होता है बच्चों Q/ε0। अब बच्चों इस वाली सरफेस के ऊपर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ था, और बाहर वाली सरफेस पे जो मैंने बनाया था कि प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। माइनस क्यू प्लस क्यू मेटल वाले केस में, जब एयर हो और या मेटल हो तो मेटल की इनर सरफेस में माइनस क्यू, इसके चार्ज के बराबर का बराबर चार्ज यहाँ इंड्यूस होता है, और बाहर अपर वाली सरफेस पे प्लस क्यू। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू ये तो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं बच्चों। तो अब चार्ज तो केवल इसी पे जो चार्ज है, इस बॉडी पे चार्ज है, वही चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर माना जाएगा। मतलब ओवरऑल चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू एंड अगेन प्लस क्यू। प्लस क्यू और माइनस क्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस क्यू रहेगा, तो इट इज द प्लस क्यू बाई ε0। अंडरस्टैंड? तो इट इज द φ1। अब एक गॉसियन सरफेस अगर मैं यहां बना लेता बच्चों, जैसे ये गॉसियन सरफेस बना था, सॉरी एक गॉसियन सरफेस में अगर यहां बना लूं, ये वाली गॉसियन सरफेस, ये है जो गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो इस केस के अंदर इस गॉसियन सरफेस के लिए गॉस थ्योरम अप्लाई करूं तो बच्चों ये आ जाएगा φ, क्योंकि ये वाला फ्लक्स φ है, तो φ इक्वस टू अगेन क्यू इन। तो क्यू इन तो बच्चों क्यू है और ये ε0, तो इसका मतलब अगेन है जो Q/ε0 आ रहा। इसका मतलब आपका ऑप्शन है φ1 इक्वस टू φ। यानी चार्ज बॉडी का जो फ्लक्स है, फ्लक्स लिंक चार्ज बॉडी के साथ, कौन सी? वो जो इनिशियल चार्ज बॉडी के साथ जो फ्लक्स लिंक है, वही फ्लक्स है जो मेटल कंटेनर में रखे जाने पर मेटल कंटेनर के आउटसाइड में भी फ्लक्स का लिंक जो है वो उतना ही रहेगा, उसकी वैल्यू जो है उतनी ही रहेगी। तो φ1 इक्वस टू φ इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके मैंने बताया 4 2-3 ऑप्शन दे सकते हैं वो। φ1 इज लेस देन φ, φ1 विल बी ग्रेटर देन φ, φ1 इक्वस टू φ, φ1 हैज सम अनदर वैल्यू, लेट इट लाइज बिटवीन 0 टू φ। अंडरस्टैंड? तो यू हैव टू राइट, yes you have to select the correct option as φ1 equals to φ। अंडरस्टैंड? ये क्वेश्चन 5 था। नाउ क्वेश्चन 6, वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 6।
क्वेश्चन 6 बच्चों, आपके पास एक क्यूब दिया हुआ है, अंडरस्टैंड, लेट वी हैव ए क्यूब। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। ये क्यूब ऑफ साइड ए दिया हुआ है बच्चों, और इसके सेंटर के ऊपर, सेंटर मतलब जहां इसकी डायगोनल्स क्रॉस करती है, दैट इज द सेंटर ऑफ द क्यूब। क्यूब का सेंटर होता है बच्चों, अंडरस्टैंड, ये, क्योंकि ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। यहां आपने एक चार्ज रख दिया बच्चों, इस जगह स्मॉल क्यू चार्ज पुट किया आपने इस जगह, तो द फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस, फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस, है ना, एनी सरफेस, वो फाइंड करना है आपको। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये सेंटर है इसका, इट इज अ सेंटर, है ना, ये सेंटर है बच्चों, सेंटर। अब बच्चों सेंटर की सिचुएशन है जो उस क्यूब की वॉल्स के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होती है, मतलब हर वॉल से उसकी डिस्टेंस सेम है, इधर वाली साइड वाली वॉल से, इधर वाली साइड वाली वॉल से, छत से, है ना, बॉटम से, इस साइड वाली वॉल से, इस साइड वाली वॉल से, तो उसकी डिस्टेंस सेम है। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर हम इसको एक गॉसियन सरफेस मान लें तो टोटल फ्लक्स, यानी इससे जो ये फील्ड लाइन्स इमर्ज होगी, है ना, आप उसको है जो शो कर सकते हैं फाई ई इक्वस टू, जो कि इंटीग्रल ई डॉट डी एस, दैट इज क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इन अगर मैं इसको पूरी को गॉसियन सरफेस मान लूँ, है ना, बोला क्यूब है जो वो गॉसियन सरफेस अगर मान लूँ, गॉसियन सरफेस, तो फिर फाई ई जो है वो हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स। इट इज द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑल द 6 फेसेस, अंडरस्टैंड, जो 6 फेसेस से पास होने वाला फ्लक्स है। तो चूंकि हर फेस है जो बच्चों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है ना, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लक्स passing through each surface is same, so flux, है ना, through each flat surface वो हो जाएगा बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं, इट इज 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स, अंडरस्टैंड। ये हो जाएगा आपका फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फ्लैट सरफेस, अंडरस्टैंड। तो ईच फ्लैट सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स आपका ये रहेगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों एक फील्ड लाइन का पैटर्न दिया हुआ है, 2 चार्जेस पड़े हुए हैं, पॉइंट चार्जेस, एक चार्ज यहाँ और एक यहाँ चार्ज यहाँ, इनकी फील्ड लाइन का पैटर्न कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, अंडरस्टैंड। इसी टाइप से इसका पैटर्न भी कुछ इसी टाइप से है ना। अब यहां भी चार्ज पड़ा हुआ है और यहां भी चार्ज पड़ा हुआ, 2 पॉइंट चार्जेस, है ना। फील्ड लाइन पैटर्न फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, अंडरस्टैंड। ये 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, अंडरस्टैंड। उनका फील्ड लाइन पैटर्न दे रखा है। अब आपको ये बताना है कि Q1 और Q2 की नेचर, यानी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अंडरस्टैंड।
तो बच्चों है जो जैसे ये Q1 चार्ज पड़ा हुआ है यहाँ, तो Q1 की चूंकि ये फील्ड लाइन है जो इस चार्ज की ओर आ रही है, अंडरस्टैंड, तो चार्ज की ओर आ रही है बच्चों, तो इसका मतलब ये इट मस्ट बी नेगेटिव, है ना, ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, जैसे -Q1 होना चाहिए। और इस वाले केस में भी यही है बच्चों कि फील्ड लाइन्स है जो नेगेटिव की ओर, ये इस ओर आ रही है, इस पॉइंट की ओर आ रही है जहां ये चार्ज पड़ा हुआ है, तो सर्टेनली दिस चार्ज मस्ट बी ऑफ नेगेटिव नेचर, नेगेटिव पोलरिटी, अंडरस्टैंड। तो ये जो चार्ज होना चाहिए -Q2, अंडरस्टैंड। और फिर एक बात और है कि ये फील्ड लाइन है जो एक दूसरे को ऐसा लगता है कि रिपेल कर रही है, अंडरस्टैंड, लेट इट लुक्स एज इफ दे आर एक्सर्टिंग लेटरल फोर्स ऑन ईच अदर, वो जो एक दूसरे को रिपेल कर रही है। तो ऐसा तभी होता है जब दोनों चार्जेस है जो क्या हो, लाइक नेचर के हो, अंडरस्टैंड, यानी दोनों ही पॉजिटिव हो और यहाँ दोनों ही नेगेटिव हो। लेकिन बच्चों चूंकि फील्ड लाइंस आर टर्मिनेटिंग एट दिस पॉइंट एंड ऑल्सो एट दिस पॉइंट, तो बच्चों हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड अप होती है। तो सर्टेनली इट मस्ट बी नेगेटिव और इट मस्ट बी ऑल्सो नेगेटिव एंड द फील्ड लाइन्स आर ऑल्सो एक्सर्टिंग, है ना, लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर या रिपल्सिव फोर्स दे आर अप्लाइंग ऑन ईच अदर, अंडरस्टैंड। तो इन दैट केस है जो Q1 और Q2 है जो दोनों ही है जो बहुत नेगेटिव वाले ऑप्शन के ऊपर है, जो बहुत नेगेटिव, अंडरस्टैंड। इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको मार्क करना है। अब जैसे इसके ऑप्शन हो सकते हैं अपर पॉजिटिव, लोअर नेगेटिव, लोअर पॉजिटिव, अपर नेगेटिव, बहुत पॉजिटिव, बहुत नेगेटिव, तो आपको मार्क करना है बच्चों बहुत नेगेटिव, अंडरस्टैंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो बच्चों एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, अंडरस्टैंड, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अंडरस्टैंड। अब यह बच्चों एक पॉइंट है, वो है जिसके कोऑर्डिनेट हैं AB, एक पॉइंट यहाँ है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 2A0, 2A0, एक पॉइंट बच्चों यहाँ ले लेता हूँ मैं, -A -B, और एक पॉइंट बच्चों यहाँ S, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R और ये पॉइंट है S। S इज द ओरिजिन। अब बच्चों किसी Q चार्ज को मूव कराया जाता है, Q चार्ज, उसको मूव कराया जाता है P से Q, Q से R और R से S, इस पाथ से P Q R S, मतलब इस पाथ को फॉलो करते हुए चार्ज को है जो ओरिजिन पे ले जाया जा रहा है, अंडरस्टैंड, PQRS। तो फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना आपको, किसी Q चार्ज को इस पाथ को फॉलो करते हुए P से Q, Q से R और R से S ले जाया जा रहा है, तो फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडरस्टैंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यूनिफॉर्म टाइप का दिया हुआ है, इट इज अ यूनिफॉर्म फील्ड, वेक्टर E, क्योंकि फील्ड लाइन इक्विडिस्टेंट E है जो मैं लिख देता हूँ यूनिफॉर्म, और अलोंग द एक्स एक्सिस है बच्चों, फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस और उसका मैग्नीट्यूड E है बच्चों, वेक्टर E, ठीक है ना। अब बच्चों हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कंजर्वेटिव है बच्चों, और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर है जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ, यानी आप है जो इस पाथ के थ्रू आप है जो इस चार्ज को शिफ्ट करें या इस पाथ के थ्रू चार्ज को शिफ्ट करें, जैसे मैं डायरेक्ट शिफ्ट करता हूं तो वर्क डन विल बी सेम, अंडरस्टैंड। जैसे PQRS से के लिए जो PQRS के लिए जो वर्क डन अगर W1 है, किससे, PQRS के लिए, और
P से S तक डायरेक्ट ले जाऊं मैं, तो वर्क डन अगर W2 है तो वर्क डन विल बी सेम P2S। ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की क्वालिटी होती है बच्चों को। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड जो वर्क करता है इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, इट डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ। आप किसी भी पाथ से उसकी शिफ्टिंग कितनी दो पॉइंट्स के बीच में करें, वर्क डन विल बी सेम। तो बच्चों इस केस के अंदर है जो मैं P से S तक शिफ्टिंग कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड। तो P से S कहाँ से कहाँ तक, P2S। तो फोर्स है बच्चों चार्ज के ऊपर Q इंटू ई, और डिस्प्लेसमेंट, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बच्चों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होने से Q इंटू ई एंड इट इज़ द आई केप, और डॉट डिस्प्लेसमेंट है PS, है ना, डिस्प्लेसमेंट इज PS। तो बच्चों PS को मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 और इसके कोऑर्डिनेट है AB, तो 0 माइनस A, 0 माइनस A आई केप, और प्लस 0 माइनस B जे केप, अंडरस्टैंड। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है जो, डिस्प्लेसमेंट का आप है जो जैसे P से S तक आपने डिस्प्लेसमेंट किया ना, तो फिर वर्क डन हो जाएगा x2 माइनस x1 आई ए, डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 जे केप। इस वाले केस के अंदर xy प्लेन के अंदर, तो x2 फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो कि 0 है, x1 a है, y2 0 है, y1 b है। तो ये आपका है जो डिस्प्लेसमेंट आ गया 0 माइनस ए आई केप प्लस 0 माइनस बी जे केप, अंडरस्टैंड। हाँ बच्चों, अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा Q E आई केप डॉट माइनस ए आई केप माइनस बी जे केप, अंडरस्टैंड। अब डॉट प्रोडक्ट मैं इसको है जो अगर ओपन कर देता हूं इसको, तो आई डॉट आई ये हो जाएगा माइनस Q E A आई डॉट आई, ये हो जाएगा माइनस Q E B आई डॉट जे। अब आई के और जे के यूनिट वेक्टर्स है अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस, तो थीटा तो 0, थीटा तो बच्चों 90 होता है उस केस के अंदर। तो आई डॉट जे तो जो बच्चों हो जाएगा 0, और आई डॉट आई चूंकि आई डॉट आई केप जो है एक्स एक्सिस का अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है, तो इनके बीच में जो दोनों के बीच में एंगल 0 होने की वजह से ये जो 1 होता है इसकी वैल्यू है जो 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस Q E A, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस Q इंटू E इंटू A। एक क्वेश्चन है जो मैं और बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8। अब जो इसके अंदर है जो जैसे फॉर एग्जांपल इट इज द एक्स एक्सिस, ये बच्चों है जो जेड एक्सिस दे रखा है, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है, जेड एक्सिस, अंडरस्टैंड। और बच्चों ये लार्ज शीट दे रखी है, इस पे चार्ज है प्लस सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पे है -2 सिग्मा, और ये भी लार्ज शीट है बच्चों, थिन शीट्स, इस पे है माइनस सिग्मा, अंडरस्टैंड। और बच्चों यहां है जो फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है, ये लार्ज शीट्स है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, और इसकी भी है जो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, इसकी भी माइनस सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। आपको है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो बच्चों देखो ये इसकी सरफेस, ये लार्ज शीट्स हैं, लार्ज थिन शीट्स, तो थिन शीट के कारण है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर बाय पॉइंट के ऊपर है जो बच्चों हमको पता है सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, अंडरस्टैंड। और इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर शीट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी होती है सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, अंडरस्टैंड। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द शीट, अंडरस्टैंड। तो इस वाली शीट के कारण फील्ड इंटेंसिटी बच्चों इस और हो जाएगी,
E1 इस वाली शीट के कारण, क्योंकि +1 गुलाम अगर मैं रखूंगा तो +1 गुलाम पे नीचे की ओर फोर्स लगेगा। इस वाली शीट के कारण भी फील्ड इंटेंसिटी है जो E2 इस वाली शीट के कारण वो जाएगी नीचे की ओर, और इस वाली शीट के कारण भी ये जो फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इट इज E3। अंडरस्टैंड। अब अपन है जो फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर सम कर देते हैं, वेक्टर E नेट फील्ड इंटेंसिटी दैट इज वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3। अब बच्चों इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो इट इज सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और चूंकि ये जो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रही है E1 फील्ड इंटेंसिटी इस वाली शीट के कारण E1, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस के केप। अंडरस्टैंड। इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी इस वाली शीट के कारण, इस वाली शीट से भी ये पॉइंट अबोव आ रहा है बच्चों, अबोव यानी ऊपर, है ना, ये इसका क्लोज पॉइंट है, तो यहाँ फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण हो जाएगी बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो हो जाएगी E2, तो ये हो जाएगी बच्चों 2 सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इट इज अगेन माइनस के केप। ये फील्ड इंटेंसिटी, ये तो मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। अब E3 फील्ड इंटेंसिटी बच्चों इसके कारण है, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये सब के सब है जो शीट्स है जो बच्चों ध्यान रखना ये क्लोज पड़ी हुई है। मतलब एक बात और ध्यान रखना, आपको पॉइंट P की लोकेशन है जो आपकी थिन शीट्स से बहुत ज़्यादा लार्ज सेपरेशन पे P पॉइंट नहीं होना चाहिए उन शीट्स से, थिन शीट्स से। अंडरस्टैंड। तो आप ये भी मान लें कि ये जो शीट्स है जो बहुत क्लोज ही पड़ी हुई है। अंडरस्टैंड। यहाँ थोड़ी सी मैंने ज़्यादा दिखा दी है, ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर, पर इतने डिस्टेंस नहीं, दे आर प्लेस क्लोज। मतलब है जो ये P पॉइंट इसके भी क्लोज है, इसके भी क्लोज माना जा जाएगा और इसके भी क्लोज माना जाएगा। अंडरस्टैंड। नाउ इस वाली शीट के कारण वो हो गया सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट और अगेन माइनस के केप। अब आपको बच्चों क्या करना है कि ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट को आप एलसीएम ले लें, तो इट इज सिग्मा, इट इज प्लस 2 सिग्मा, इट इज प्लस सिग्मा, और ये हो जाए माइनस के केप आपने कॉमन ले लिया, तो 2 3 4, तो बच्चों ये हो गया आपके पास ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट 2 3 4, और 4 है जो इस 2 से कट जाएगा, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज माइनस के केप। तो बच्चों ये फील्ड इंटेंसिटी है जो E आपके पास आ रही है। अंडरस्टैंड बच्चों। इट इज द फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, सब शीटों के कारण, तो इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना बच्चों। यहाँ जो सिग्मा दिया हुआ या माइनस ट्वाइस सिग्मा या माइनस सिग्मा के कारण फील्ड सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके कारण भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्वाइस सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण है जो माइनस सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट एलसीएम लिया, सिग्मा 2 2 4 4 2 ट्वाइस एप्सिलॉन माइनस के केप। करेक्ट ऑप्शन बच्चों। ठीक है ना बच्चों। हाँ, एक क्वेश्चन है जो फाइनल क्वेश्चन है जो मैं और बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों ये एक्स एक्सिस है और यहाँ वाई एक्सिस है। बच्चों यहाँ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो दिया हुआ है जिसकी साइड L है, L यहाँ रखा हुआ है बच्चों -2q चार्ज, यहाँ प्लस q, यहाँ प्लस q, और एक बात है इसकी साइड L जो है वो स्मॉल है बच्चों। अंडरस्टैंड। एक सिस्टम ऑफ चार्ज दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ चार्ज, यहाँ -2q चार्ज या प्लस q चार्ज या प्लस q चार्ज, ये ओरिजिन भी है बच्चों, ओरिजिन इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस के ऊपर है जो ये चार्जेस पड़े हुए हैं और एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। L एक्चुअल में स्मॉल है, एक्चुअली L इज स्मॉल, हियर वी हैव शोन इट एनलार्ज्ड, हमने बड़ा करके बताया, लेकिन L इज स्मॉल। अंडरस्टैंड। तो बच्चों इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। फाइंड वेक्टर P, वेक्टर P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पोल मोमेंट। अंडरस्टैंड। अब बच्चों देखो, मैं जो -2q चार्ज है ना, तो मैं इसको इस टाइप से अरेंज कर देता हूं, इट इज -q और प्लस -q, -q कर दो चलो। अंडरस्टैंड। -q और है जो ये -q यहाँ कह दो आप, ये
अंडरस्टैंड। तो एक है जो बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल तो बनता है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P1, अंडरस्टैंड। और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी P1 इस डायरेक्शन में है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वर्क करेगा। और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता बच्चों -Q और इस +Q के कारण, वो है जो P2। और P1 और P2 के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, है ना, और वो होंगे किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन, और डायरेक्शन है जो नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और आप उसको P मान लें। P1 और P2 मैग्नीट्यूड से सेम, और डायरेक्शन जरूर है जो इस वाले है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस और इस वाले की कह रहे हैं इस और ये एंगल बच्चों 60 डिग्री का, क्योंकि इक्विलेटरल एंगल है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब नेट फील्ड इंटेंसिटी चाहिए आपको, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो बच्चों मैग्नीट्यूड तो इस टाइप से इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड PR वो हो जाएगा बच्चों P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60, अंडरस्टैंड। अब बच्चों इसको तो आप P मान चुके हो, दैट इज P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos 60 है जो बच्चों cos 60 √1/2 cos 60, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया बच्चों 3P स्क्वायर, इट इज P√3, अंडरस्टैंड। और P है जो बच्चों Q इंटू L है, तो इट इज QL√3, अंडरस्टैंड। और बच्चों डायरेक्शन की बात करें तो इसके जो मैं कंपोनेंट कर लेता हूँ, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इसी टाइप से इस वेक्टर P2 का भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कंपोनेंट एड अप हो जाएंगे। तो बच्चों ये एंगल फिर 30 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये वर्टिकल जो कंपोनेंट है जो इस वेक्टर P के साथ जो एंगल बनता था 30, तो बच्चों ये जो डायरेक्शन जो रहेगी, है ना, वो है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगी, मतलब है जो -j के अलॉन्ग, क्योंकि ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो बच्चों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है कि नहीं है वो हो जाएगी अलॉन्ग -y डायरेक्शन, दैट इज वेक्टर PR जो है वो हो जाएगा QL√3 और अलॉन्ग -j डायरेक्शन, अंडरस्टैंड। इट इज़ द फाइनल रिजल्ट। अब ऑप्शन है जो अलग अलग दिए हो सकते हैं, आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर मार्क करना है। ये बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट किए थे, आई होप यू विल लाइक देम। इनको आप एक बार रिवाइज करें और इससे आपकी जो प्रैक्टिस बढ़ेगी, और इससे हायर लेवल के क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आस्क नहीं होंगे। ठीक है, थैंक यू।